हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज है शनिवार और बज चुके हैं 4। मैं एक और सी लैंग्वेज की नई क्लास लेकर आप लोग के साथ आया हूं। आज हम इस क्लास में सीखेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं और उनका किस तरह से हम कहां-कहां यूज करते हैं। इन तमाम सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा जो मैंने पिछले क्लास में एक प्रोग्राम दिया था उसको भी यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले क्लास को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सिखाया है कि कैसे हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे और इन तमाम सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया और पूरी क्लास प्रैक्टिकल बेस्ड था। ठीक है, तो आज हम इंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे कि हमने प्रोग्रामिंग में कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि कभी भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का जो हमारा क्लास टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली है क्या, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सी एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक्चुअली प्रोग्राम कुछ होता नहीं है, वो प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप होते हैं, कलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक समूह में रख दिया गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो सभी के सभी किसी खास काम को करने के लिए होते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, और इस तरह के ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का जब हम ग्रुप बना देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जो कि हम इस लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारे सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला जो है वो है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जो हम आगे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं तो उस वेरिएबल को सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, जिस वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसके मदद से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी कैलकुलेशन वाला जो काम होता है वो हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे सॉल्व करते हैं, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, एंड एक और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इससे हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम आगे इन तमाम सारी चीजों को हम एक एक को डिफाइन करने वाले हैं आज ही के इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए पूरे के पूरे एंड तक जरूर देखेंगे ताकि हम इन तीनों को क्लियर कर सके और आपका जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट्स को समझते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस बताता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होगा, तभी हम इस प्रोग्राम में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। हमें ये प्रोग्रामर को, कंपाइलर को बताना होता है कि हम इस वेरिएबल को आगे यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं तो इसको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको जरा हम समझे तो लिख रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम वेरिएबल्स के टाइप को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे। और यहाँ पे बता रहा है कि बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम में यूज करने से पहले ही हमें इसे डिक्लेयर करना होता है उस वेरिएबल को उसके टाइप के आधार पे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम में कितने होते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप होता है और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। तो सेकेंडरी डेटा टाइप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्राइमरी डेटा टाइप को बात करते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग इंट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इंटीजर एक नंबर होता है जो दशमलव रहित होता है, यानी कि उसमें कोई दशमलव स्थान नहीं होता, फ्रैक्शन वाला कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है,
सेकेंड डेटा टाइप की बात करें तो वो होता है फ्लोट डेटा टाइप। यह एक रियल नंबर को सपोर्ट करता है, रियल नंबर जिसमें कि डेसिमल प्लेसेस हो, जैसे कि 2.5, 3.6, ठीक है, जिसमें दशमलव स्थान हो, इसको हम फ्लोट नंबर कहेंगे, और बिना दशमलव वाले नंबर को इंटीजर नंबर कहेंगे। गॉट इट? तो चलिए अब हम तीसरे टाइप को देखें। तो तीसरा जो होता है वो कैर डेटा टाइप होता है। कैर का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे चरित्र से नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब एक लेटर से या एक अक्षर से है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप है, और इन डेटा टाइप को हम अलग अलग यूज के आधार पे कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए इनसे रिलेटेड हमें एक वेरिएबल्स बनाने होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते चलेंगे कि जैसे हमारे पास इंट डेटा टाइप है, और इंट के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, एज। अब इसी लगे हाथ हम मेमोरी के बैकग्राउंड में भी समझते चलेंगे कि मेमोरी में क्या होगा। तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, और इस ब्लॉक की जो साइज होगा वो होगा 2 बाइट। यहाँ पे हम समझ रहे हैं 16 बिट आर्किटेक्चर के आधार पे, तो यहाँ पे इंटीजर की जो साइज होता है, जो वेरिएबल की साइज होता है, वो होता है 2 बाइट, ठीक है। तो 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, एज रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेरिएबल का क्या नाम होगा, एज होगा, ठीक है। अब एज हमने जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख दिया एज असाइन हम लिख देते हैं लाइक 18, है ना। तो इस वेरिएबल में कितना वैल्यू चला जाएगा, तो 18 वैल्यू चला जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो भी हम इस वेरिएबल में लिखेंगे, एज नाम के जो भी वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करेंगे, वो वैल्यू उस वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने मान लीजिए कि किसी बंदे का एज हमने इंटर किया, एज असाइन इक्वल टू को यहाँ पे असाइन पढ़ेंगे, एज असाइन अगर हमने 24 लिखा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल ये जो वाला हमारा बन रहा है, इसके अंदर कितना चला जाएगा, तो 24 जाके असाइन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से फ्लोट नंबर है। फ्लोट नंबर में हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, मार्क्स। देखिए एक और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊं कि वेरिएबल नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप मीनिंगफुल नाम रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब जो फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल बनेगा वो मेमोरी में कितना जगह लेगा, तो ये मेमोरी में 4 बाइट जगह लेगा, ठीक है। 4 बाइट जगह लेगा, और इसमें जो नंबर हम लिखेंगे वो क्या होंगे, तो डेसिमल प्लेस अलाउड है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा जो मार्क्स आया है, लाइक हमने 85.9, यहाँ पे हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये नंबर अलाउड है, यहाँ पे हम फ्लोट नंबर में लिख सकते हैं, बट यही हम इंटीजर वैल्यू में पॉइंट वाला स्थान नहीं लिख सकते। वहां पे 85 लिख सकते हैं, 86 लिख सकते हैं, बट 85.9 नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप का ही वेरिएबल बनाना होगा, और वही डेसिमल प्लेस वाले कांस्टेंट को वो सपोर्ट करेगा, स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट थर्ड नंबर को देखें। तो यहाँ पे हमने जेंडर लिख रखा है। जेंडर एक कैरेक्टर में हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए कैरेक्टर जो है वो सिंगल बाइट का होता है, इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगा वो 1 बाइट का होगा। 1 बाइट का मतलब कि हम इसमें एक ही लेटर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई बंदा है तो वो मेल है या फीमेल है, हम एक लेटर से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो लाइक हमने जैसे लिख दिया एम फॉर मेल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने जेंडर लिखा और इसकी वैल्यू में हम असाइन करके लिख देंगे जेंडर असाइन एम, और एम लिखने के लिए हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सिंगल कोट्स में अगर हम लिखते हैं तो उसको कैरेक्टर कहा जाता है, अगर डबल कोट्स में लिखा जाएगा तो उसको स्ट्रिंग कहा जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ग्रुप। तो अभी हम स्ट्रिंग को बाद में देखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप है। अब हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप 3 हो जाते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। और इंटीजर में हमने समझा कि इसमें हम बिना दशमलव वाले नंबर लिख सकते हैं, नॉर्मल नंबर लिख सकते हैं। ओके, एंड फ्लोट नंबर के बारे में हमने समझा कि इसमें हम दशमलव स्थान दे सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। एंड कैरेक्टर डेटा टाइप में हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप समझा और इसको हमने प्रैक्टिकल देखा, एंड साथ के साथ हमने ये भी समझा कि हमारे मेमोरी में कितना जगह लेगा और उसमें वैल्यू कैसे असाइन होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंट एज, तो ये डिक्लेरेशन है एक वेरिएबल बनके, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगा जब तक कि हम असाइन ऑपरेटर ना करें, ठीक है। असाइन जैसे ही करेंगे तभी जाके उसमें वैल्यू जाता है। अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू होता है। क्या? गार्बेज वैल्यू। उसमें कोई भी वैल्यू हो सकता है, 4 अंक का, 5 अंक का, 3 अंक का, कुछ भी हो सकता है। उसमें हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन जैसे हम उसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगा पहले से वो इरेज हो जाएगा और नई वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है, जिसको हम ओवरराइड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल इंट डेटा टाइप का डिक्लेयर किया गया है। अब हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
मार्क्स को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, जेंडर को भी हमने डिफाइन कर लिया। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लेंगे तो ये हमारे मेमोरी में जगह बना लेगा। अब इसको हम इनिशियलाइज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। अब हमने बारी आता है कि इसमें हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे और भी हम इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। वेरिएबल तो बन गया, वेरिएबल का यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए हमें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझना है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने कोई वेरिएबल बनाएंगे और उसका हमने डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इस इंस्ट्रक्शन में 3 वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, जिसका नाम क्या है num1, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या हो गया num2 एंड तीसरे वेरिएबल का नाम क्या हो गया sum। अच्छा, साथ के साथ आप देखेंगे हम ऐसा कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन करते टाइम ही हम वैल्यू को असाइन करें। जैसे num1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, num2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, लेकिन सम की वैल्यू कितनी हो गई आप बताओ, कमेंट करो। अभी हमने थोड़ी देर बताया कि जिस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम असाइन नहीं करते हैं उसमें कौन सी वैल्यू जाती है। अगर आपने पिछले स्टेटमेंट सुने होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो वीडियो पॉज करो, सुनो, समझो और बताओ कि क्या हुआ। ओके, जल्दी करो। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि इसमें गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज का वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें कोई भी वैल्यू पड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से सम मान लेते हैं कि उसमें कुछ बेकार की वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझें कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में इनका कैसे यूज करेंगे। तो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि हमने तीनों वेरिएबल का यूज किया। यहाँ पे लिखा हुआ है num1 प्लस num2, ठीक है। अब num1 की मतलब क्या हुआ कि num1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो num1 में कितना वैल्यू पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 10। अब यहाँ पे एक साइन है जिसका नाम है प्लस, प्लस साइन है, इसके बारे में भी हम समझेंगे इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो +2 प्लस num2 हो रहा है, तो num2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है। और यहाँ पे इन सबसे पहले एक और इक्वल टू का जो साइन है, इसको यहाँ पे असाइन के नाम से पढ़ा जाता है। यह असाइन है, सिंगल इक्वल टू है तो असाइन है, ठीक है। अब ये कहाँ असाइन हो रहा है, तो सम नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पे प्लस भी एक ऑपरेटर ही है। तो यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड कुछ वैल्यू है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड कुछ वैल्यू है, और साथ में यहाँ पे हम कुछ ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि यह प्लस जो है यह एक ऑपरेटर कहलाएगा और यह इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। तो आइए हम इसके स्टेटमेंट के साथ इसको अंडरस्टैंड करें। एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन सी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ इक्वल टू। यहाँ पे ये बात लिख रहा है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल होना चाहिए। वहां पे आप कोई कांस्टेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये है हमारा इक्वल टू और इक्वल टू का जो लेफ्ट साइड है वहां पे कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड और दूसरी बात लिख रहा है कि वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट। अब जो है वेरिएबल नेम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है यूजिंग द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर को यूज करते हुए कहां पे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू के जो राइट साइड की जो वैल्यू है वहां पे आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं या फिर कोई आप कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं। आइए हम एक और इंस्ट्रक्शन देखें कि अगर हमने सम नाम का जो वेरिएबल बनाया है, इस सम नाम के वेरिएबल में अगर हम लिख लेते हैं, लाइक हमने लिख दिया 5 + 2 + 3, तो अगर हमने कुछ इस तरह से वैल्यू लिखा है तो ये सारे के सारे वैल्यू जुड़ के आपके सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सम नाम के वेरिएबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में कांस्टेंट लिखा है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम लिखा है। तो ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन सही है, इसको भी हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हमने वेरिएबल नाम दिया है और वेरिएबल नाम देने का मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे इसके वैल्यू को ही यूज कर रहा है, 10 + 20, ठीक है। तो ये 10 और 20 को ऐड कर रहा और सम नाम का जो यहाँ पे वेरिएबल बना था जिसमें कि गार्बेज वैल्यू पड़ा हुआ था, अब इस वेरिएबल में कितना नंबर आ जाएगा, तो 30 नंबर आ जाएगा। वो गार्बेज वैल्यू डिलीट हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन जो आगे उसमें स्टोर हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। वो है वैसा इंस्ट्रक्शन जिसमें कि हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो तो उसको हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहेंगे, और इसको करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो ऑपरेटर्स के ऊपर होगा, क्योंकि ढेर सारे इसमें ऑपरेटर्स हैं, उनका बहुत सारे सीक्वेंस है, उनमें
प्रेफरेंस लेवल भी है कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। इन तमाम सारी चीजों को डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद जो तीसरा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके मदद से हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब कंट्रोलिंग करने में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ता है। लिख रहा है द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। हम अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को, फ्लो को, प्रोग्राम के जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, कब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा या फिर कब कौन सा इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करेगा, इन तमाम सारे कंट्रोलिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग समझेंगे वो कहाँ पे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। और उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम को भी हम कंट्रोल करेंगे इन कुछ स्टेटमेंट्स के मदद से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारे सी प्रोग्राम में 4 प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में रन कराने का काम करता है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने देखा था कि एक लाइन है, फिर सेकंड लाइन कब चलेगा, नेक्स्ट लाइन कब चलेगा, तो वो सारे के सारे लाइन को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके चलाने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्शन करने का काम करेगा। जहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में किसी एक को चलाना है, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, उसमें से किसी एक ही स्टेटमेंट को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे डिसीजन लेने की बारी आती है। तो उसके लिए हम डिसीजन कंट्रोल वाले इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है रिपीटेशन और लूप, यानी कि रिपीटेशन आप कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि लूप एक्चुअली होता क्या है कि किसी स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना हो। कोई इंस्ट्रक्शन हमने ऐसा लिखा है जिसको हमें बार बार रिपीट कराना है, 10 बार रिपीट कराना है, 50 बार रिपीट करवाना है, तो वैसे इंस्ट्रक्शन को हम लूप के मदद से काम करेंगे, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट को लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे, ठीक है। चौथा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें हम केस को मैच करेंगे। अगर मल्टीपल्स केस है, बहुत सारे सिनेरियो हमने बना रखा है, उसमें कौन सा सिनेरियो हमारा काम करेगा। जैसे मेन्यू बेस्ड हम काम कर रहे हैं, 4 को ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन अब हम यूजर इनपुट कर सकता है, तो उसके बेस पे अगर हमने काम करना है तो उसके लिए हमें केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। और ये चारों को चारों हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इंट्रो मिल चुका है कि हम इसमें बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन कर सके। अन्यथा वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा या फिर प्रॉपर वर्क ही नहीं देगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग करना जरूरी है। किसी भी चीज को सही तरीके से चलाने के लिए उसका कंट्रोल होना जरूरी है, उसका कमांड होना जरूरी है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से उसका डायरेक्शन देंगे कि कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले क्लासेस जो भी होने वाला है बहुत ही खास होने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या समझा। तो आज के इस क्लास में हमने कंप्यूटर सी लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके तीनों इंस्ट्रक्शन को हमने समझा, जिसमें कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, अर्थमेटिक स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक कर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।